साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जून 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देखेंगे। और यह जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 4 है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसके पहले के जो भी टेस्ट हैं उनको भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता दूं, चूंकि यूपीएससी के जो जीएस वाला प्रश्न पत्र होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम लोग एक वीडियो में 50 प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि चीन के पास नहीं बल्कि बोल्विया के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। दूसरा, भारत में लिथियम का कोई स्थानीय भंडार नहीं है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि अभी हालिया सर्वेक्षणों में कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम संसाधनों की उपस्थिति का पता चला है, तो ये भी गलत है। तीसरा, प्रसिद्ध लिथियम त्रिकोण यूरेशिया में एक लिथियम समृद्ध क्षेत्र है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये यूरेशिया में नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिका में है। जो लिथियम त्रिकोण है ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। इसमें आपका 3 देश शामिल है, बोल्विया है, अर्जेंटीना है और चिली। ध्यान रखिएगा, आपके लिथियम त्रिकोण में 3 देश हैं, बोल्विया, अर्जेंटीना और चिली। तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार आपका बोल्विया में है, दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है, तीसरे पे चिली है, जबकि चाइना जो है इस सूची में 6ठे स्थान पर है और अमेरिका 4थे पे है और 5वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग जो है लिथियम के बारे में कर लें। तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है Li होता है और यदि इसके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो ये 3 होता है। इसके अतिरिक्त यदि इसके क्वालिटी की बात करें, गुण की बात करें, तो यह एक नरम चांदी के समान श्वेत क्षारीय अर्थात एल्कली धातु होता है और मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। इसके अतिरिक्त सभी क्षारीय धातुओं की भांति लिथियम भी अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं ज्वलनशील धातु है और इसलिए इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाता है, जैसे कि सोडियम को किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि इसके यूजेज की बात करें तो लिथियम जो है बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक प्रमुख घटक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे देखिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका कौन सा सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। मानव विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव विकास के लिए कल्याण उपागम इस बात का समर्थन करता है कि आय का स्तर व्यक्ति द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, कल्याण उपागम, परंतु ये कल्याण उपागम की बात कर रहा है, पर ये जो है ये आय उपागम को, इसमें जो उल्लेख किया गया है ये आय उपागम के बारे में बताया गया है, ना कि कल्याण उपागम के बारे में। तो पहला कथन आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं, दूसरा वाला, आधारभूत आवश्यकता उपागम मानव विकास में मानव विकल्पों के पहलू की उपेक्षा करता है, ये आपका सही है। तीसरा, क्षमता उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के निर्माण पर आधारित है, ये भी सही है। तो पहला छोड़ करके दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम की, बेसिक नीड अप्रोच की। तो इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है, जैसा कि आप विकल्प 2 में देखिए, यहां पे आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात की गई है। तो इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर बल दिया गया है। अब क्षमता उपागम की बात कर लेते हैं, ये जो तीसरे में दिया गया है, इस या कैपेबिलिटी अप्रोच, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो ये वाला आपका सही हो गया। अब वहीं थोड़ा सा जो पहला विकल्प है जिसमें आय उपागम के बारे में बात की गई है, उस आय उपागम को पहले देख लें। तो आय इनकम अप्रोच में क्या होता है, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। अवधारणा यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर को प्रदर्शित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। वहीं
जो कल्याण उपागम की बात कही गई है, तो कल्याण उपागम में क्या होता है, यह वेलफेयर अप्रोच। यह उपागम जो है मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, खर्च करती है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आगे चलते हैं, अगला है तीसरा प्रश्न है, चेन्नई को प्रायः भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। इस संदर्भ में डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चेन्नई में भी प्रमुखता से स्थापित है। तो आप देखेंगे डेट्रॉयट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह जो है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से भारत में जो है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई जो है ये भी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि प्रवास के निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 5 कारक दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन से कारकों को प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर कहा जा सकता है। तो ये जो 5 कारक है, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, अनुकूल जलवायु, राजनीतिक उपद्रव, महामारी। तो इसमें से आप देखिए अनुकूल जलवायु को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य जो 4 हैं, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उपद्रव और महामारी, ये चारों जो है प्रतिकर्ष कारक कहे जा सकते हैं, इनको कहा जाएगा। तो तीसरा वाला छोड़ दीजिए, 1, 2, 4, 5, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखिए, लोग बेहतर आर्थिक, सामाजिक जीवन जैसे अनेक कारणों से प्रवास या माइग्रेशन करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह होते हैं। एक प्रतिकर्ष कारक होता है जिसे पुश फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है अपकर्ष कारक जो पुल फैक्टर कहलाता है। अब दोनों होते क्या है इसको भी समझ लें। प्रतिकर्ष कारक जो पुश फैक्टर है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो ये उद्गम स्थान मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन को कई कारणों से कम आकर्षित बनाता है, जैसे क्षेत्र में व्याप्त उच्च बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल या उपद्रव, महामारियां या रहन सहन की निम्न दशाएं। तो इसमें देखिए ये जितने भी हमने कारक बताए हैं, यहां पर अनुकूल जलवायु का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि जो अपकर्ष कारक होता है, पुल फैक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें गंतव्य स्थान अर्थात प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। मतलब जहां व्यक्ति जा रहा है वो ज्यादा आकर्षक है, तभी वहां जा रहा है। अब इसके लिए जो कारक क्या होते हैं, कौन से कारक कार्य करते हैं, तो जहां व्यक्ति जा रहा है, गंतव्य स्थान जो है वहां कार्य के बेहतर अवसर होंगे, शांति एवं स्थायित्व होगा, वहां पे अनुकूल जलवायु होगी, वहां पर जो होगी आपकी अनुकूल जलवायु होगी। इसके अतिरिक्त रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, शिक्षा, संचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसी बेहतर सेवाएं होंगी वहां पर। तो इस प्रकार से आप देखें तो अनुकूल जलवायु जो है ये आपका अपकर्ष कारक है, पुल फैक्टर है, ना कि पुश फैक्टर। आगे चलते हैं, अंबाला, महू, उधमपुर नामक स्थानों में क्या समानता है, तो ये सभी क्या है, यहां पर सैन्य छावनियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान दिया गया है और किसके निकट अवस्थित है ये बताना है। तो श्रीनगर जास्कर पर्वत श्रृंखला, तो ये गलत है, क्योंकि श्रीनगर जो है, श्रीनगर आपका कश्मीर घाटी में स्थित है और कश्मीर घाटी जो है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। इस प्रकार से श्रीनगर जो है आपका वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के निकट होगा या बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट होगा, ना कि जास्कर पर्वत श्रृंखला के। तो ये वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, कोहिमा, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है और यह नागा पहाड़ियों में स्थित है, तो ये वाला सही हो गया। आइजोल की बात करें तो आइजोल जो है पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी है और यह मीजो पहाड़ियों, जिसे पूर्व में लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो मीजो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ना कि पटकाई बूम से। तो इस प्रकार से तीसरा वाला भी गलत हो गया। तो कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही सुमेलित, सॉरी यहां पर पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में रोम डिक्लेरेशन को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ग्लोबल हेल्थ समिट में अंगीकृत किया गया था, जिसका आयोजन किया गया था किसके द्वारा, तो इसका आयोजन किया गया था यूरोपीय आयोग एवं इटली के द्वारा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 मई 2021 को रोम में, इटली की राजधानी रोम में, यूरोपीय आयोग और इटली ने G20 के अध्यक्ष के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 की सह मेजबानी की है। ठीक है, किसने, यूरोपीय आयोग और इटली ने। तो यहां पर G20 देशों के नेताओं ने एक रोम डिक्लेरेशन या रोम घोषणा को अंगीकृत किया है, जिसमें
कोविड-19 से निपटने और भविष्य में महामारियों को रोकने एवं उनके लिए तैयार रहने के लिए सामान्य सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो इतनी चीज है। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव गरीबी सूचकांक या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में HPI कह सकते हैं, की संगणना करते समय निम्नलिखित मानदंडों में से कौन सा या से ध्यान में रखा जाता है या रखे जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें परिवार की आय, तो परिवार की आय इसमें शामिल नहीं है। ठीक, वयस्क निरक्षरता दर ये शामिल है, सामान्य से कम वजन वाले छोटे बच्चों की संख्या ये शामिल है। तो दूसरा तीसरा शामिल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मानव गरीबी सूचकांक किसी देश में किसी समुदाय की निर्धनता का संकेत था, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पूरक के रूप में विकसित किया गया था। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1997 में ह्यूमन डिप्रेशन रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था और वर्ष 2010 में इसे संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यहां ध्यान रखिएगा, HPI अर्थात ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव विकास में कमी को मापता है और यह एक गैर आय संबंधी माप है, मतलब यह आय से संबंधित नहीं है। HPI की संगणना करते समय जिन मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है वो 4 हैं। कौन कौन से? पहला है 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। दूसरा, वयस्क निरक्षरता दर, जो कि यहां पे दिया गया है। तीसरा, ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रखने वाले लोगों की संख्या। तीसरा ये हो गया। चौथा, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, अर्थात सामान्य से कम वजन वाले छोटे बच्चों की संख्या। तो यहां पे दो मानक जो है या मापदंड दिए गए हैं, दो की हमने बात कर ली। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1990 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रवासी एक ही समय में अप्रवासी एवं उत्प्रवासी दोनों होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, किसी नए स्थान पर आने वाले प्रवासियों को उत्प्रवासी कहा जाता है, जबकि किसी स्थान से बाहर जाने वाले प्रवासियों को अप्रवासी कहा जाता है। तो यहां पे उल्टा बता दिया गया है, इसलिए गलत है। देखिए, किसी नए स्थान पर आने वाले प्रवासियों को अप्रवासी कहा जाता है, जबकि किसी स्थान से बाहर जाने वाले प्रवासियों को उत्प्रवासी कहा जाता है। इस प्रकार से यहां पर पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट को किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष में जनसंख्या के प्रति 10,000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अशोधित जन्म दर क्या होता है, इसको प्रति हजार, ना कि 10,000, यहां पे 10,000 की बात की जा रही है, यहां पे प्रति हजार होता है, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर तथा मृत्यु दर एवं निवल प्रवास के योग के बीच के अंतर के कारण बढ़ी हुई जनसंख्या है। तो यह भी गलत है, क्योंकि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसमें यहां पे जो निवल प्रवास है, इसको निवल प्रवास या इसमें प्रवास का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होता है। इस प्रकार से यहां पर आपका दोनों ही कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो, यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि 1921 से 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, इसे जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रवस्था की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो यह वाला आपका कथन सही नहीं है। दूसरा, इस अवधि में जन्म दर उच्च बनी रही जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई, यह वाला कथन आपका सही है। तीसरा, इस अवधि के दौरान ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। तो इसमें आप देखेंगे, इस अवधि के दौरान ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, यह भी आपका सही नहीं है। तो यहां पे केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात चर्चा कर लेते हैं। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है।
इसलिए ये वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रवस्थाओं को पहचाना गया है। पहली प्रवस्था क्या है? वो है आपका 1901 से लेकर के 1921। इस अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, जो आपका पहले विकल्प में दिया गया है। तो ये आपका जो यहां पे विकल्प में है, ये आपका 1901 से 1921 की मतलब के गुण को बता रहा है या उसकी क्वालिटी को बता रहा है। वहीं इस दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि इस अवधि में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। तो ये तीसरे वाले में है, तो पहला और तीसरा जो है ये 1901 से लेकर 1921 से संबंधित है। अब दूसरी प्रवस्था पे चलते हैं। दूसरी जो प्रवस्था है ये आपका 1921 से लेकर के 1951 है, जिसकी यहां पे प्रश्न पूछा गया है। तो 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगली जो प्रवस्था है वो है 1951 से लेकर के 1981। इसके दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास मतलब कमी होती है और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण होता है। इसके बाद जो चौथा प्रवस्था आती है यह है आपका 1981 से के पश्चात से वर्तमान तक। तो इसमें देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक नगरीय बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, व्यापारी मार्गों से निकटता, प्राकृतिक सुरक्षा, कच्चा माल एवं स्थानीय ऊर्जा आपूर्ति, उपयोगी खनिज, ये सभी के सभी जो है प्रभावित करते हैं। इसलिए आपका 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धगुच्छित बस्तियों में जमींदार जो मुख्य समुदाय होते हैं गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गांव के निचले मैदानों में प्रायः पल्ली या पल्लीकृत बस्तियां पाई जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा, भूखंड की विखंडित प्रकृति के परिणाम स्वरूप प्रायः परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनमें जो कारक शामिल हैं भौतिक लक्षण, सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, सुरक्षा संबंधी कारक। और बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है: गुच्छित अथवा क्लस्टर्ड, अर्धगुच्छित, सेमी क्लस्टर्ड अथवा विखंडित, तीसरा है पल्लीकृत और चौथा है परिक्षिप्त। चौथा जो है आपका परिक्षिप्त है। तो इस 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक शहर की परिभाषा का भाग है? तो देखिए, जहां न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, बिल्कुल सही है। जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सही नहीं है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तीसरा, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, जहां कामकाजी पुरुष आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। भारत की जनगणना वर्ष 2011 हेतु नगरीय क्षेत्र की जो परिभाषा दी गई है वो उसमें शामिल है नगर पालिका निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति आदि सहित सभी स्थान, अन्य सभी स्थान जो कुछ मापदंड पूरे करते हैं या मानदंड पूरे करते हैं, जिसमें शामिल है जहां न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। दूसरा, जहां पुरुष श्रमिकों की आबादी का कम से कम 75% जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तीसरा, जहां जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 चीजें हैं, बस्तियों का प्रतिरूप और विशेषताएं। बस्तियों का प्रतिरूप और उसकी विशेषता। रैखिक प्रतिरूप की बात करें तो इसमें क्या है, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये रैखिक प्रतिरूप की विशेषता नहीं है, बल्कि ये आयताकार प्रतिरूप की विशेषता है। आयताकार प्रतिरूप की विशेषता है ये। तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। दूसरा, वृत्ताकार प्रतिरूप, गांव का विकास झीलों या तालाबों के चारों ओर बसने से होता है, तो ये वाला आपका सही है। आयताकार प्रतिरूप, मकानों का निर्माण सड़कों या रेलवे लाइनों के किनारे होता है, तो यह रैखिक प्रतिरूप की विशेषता है।
तो इस प्रकार से यहां पर आपका जो दूसरा वाला है केवल वही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों को कई मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से एक मानदंड आपका आकार है। आकार के आधार पर देखेंगे तो रैखिक प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, टी वाई क्रॉस आकार या क्रूस फॉर्म बस्तियां, ये सभी के सभी आपकी आती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में सुर्खियों में रहा बीड जिला फार्मूला क्या है? तो बीड जिला फार्मूला जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक फसल बीमा मॉडल है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को फसल बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो इस वर्ष भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य मानसून सीजन की भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार पहले से ही आर्थिक रूप से तनावग्रस्त राज्यों, चूंकि वैश्विक महामारी भी एक बहुत बड़ा रीजन था, इन तनावग्रस्त राज्यों की मांग है कि बीड जिला फार्मूला, जिसे 80-110 योजना भी कहा जाता है, को यह सुनिश्चित किए जाने के लिए अपनाया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों को एक सीमा से ऊपर का प्रीमियम वापस किया जाए। ठीक है, बीड जिला फार्मूला क्या है, या जिसे 80 या 110 योजना कहते हैं, यह विगत वर्ष विशेष मामले के रूप में महाराष्ट्र के बीड जिले और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम से या क्रम में देशों का सही क्रम है? तो इसमें इंग्लैंड, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ये वाला क्रम आपका सही है। आगे चलते हैं, मीठे कच्चे तेल और खट्टे कच्चे तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीठे कच्चे तेल में खट्टे कच्चे तेल की तुलना में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि मीठे कच्चे तेल में खट्टे कच्चे तेल की तुलना में सल्फर की मात्रा कम होती है, यह गलत हो गया। दूसरा, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन द्रोणी जो बेसिन है, मीठे कच्चे तेल का एक प्रमुख स्थान है, जबकि वेनेजुला जो है वो खट्टे कच्चे तेल का एक प्रमुख उत्पादक है। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा कच्चे तेल और खट्टे तेल को समझ लेते हैं। कच्चे तेल को मीठे कच्चे तेल या स्वीट क्रूड के रूप में तब संदर्भित किया जाता है या किया जा सकता है जब इसमें अपेक्षाकृत कम सल्फर मतलब 0.5% सल्फर हो, और यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में सल्फर की मात्रा हो तो इसे खट्टे कच्चे तेल के रूप में संदर्भित किया जाता है। इराक जो है वो मीठे कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जबकि वेनेजुला जो है वो खट्टे कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादक है। एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखिएगा कि खट्टे कच्चे तेल में उच्च स्तर की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फर, जिसे गैस और अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पादों में संसाधित करने से पहले हटाया जाना आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में एक ज्वरनाशक जड़ी बूटी गिलोय, जिसका साइंटिफिक नाम था टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना का उपयोग करने हेतु कातकारी आदिवासी समुदाय सुर्खियों में था। कातकारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कातकारी समुदाय जो है या कातकारी मुख्यतः उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये कथन आपका गलत है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर और रत्नगिरी एवं थाने जिलों में के कुछ भागों में पाए जाते हैं तथा गुजरात के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं, न कि उड़ीसा में। तो ये गलत हो गया। दूसरा, कातकारी जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में गृह मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार कातकारी जो है 75 जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसे PBGTS कहते हैं में से एक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कृषि संबंधी सुधार किए गए थे? पहला, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन बिल्कुल किया गया था। पट्टेदारी का उन्मूलन और नियमन अधिनियम ये भी था। भूमि अधिग्रहण का विनियमन ये 2013 में आता है, 2013 के अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। तो ये वाला सही नहीं है, ये दोनों तो शुरुआती दौर में था, ये और तीसरा वाला बाद में आता है, इसलिए यहां पर पहला और दूसरा ही सही होगा, ए ऑप्शन। जो तीसरा वाला है आपका भूमि अधिग्रहण विनियमन, तो देखिए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 इस अधिनियम का पूरा नाम है, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी कहा जाता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को विनियमित करने और भारत में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया और नियम निर्धारित करने के लिए पारित किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय भवन निर्माण
संहिता NBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें संरचनाओं के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही बात है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसे जो है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा, इनके दिशा निर्देश प्रकृति में अनुशंसात्मक होते हैं, मतलब बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ये सही है। राज्य इसे यथावत कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सामाजिक संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुषों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। यह कथन आपका पूरी तरह गलत है, क्योंकि यदि आप देखें 1951 से लेकर 2015 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए जो है वो 37, पहले जो थी 37.1 वर्ष थी जीवन प्रत्याशा, इससे बढ़कर के 66.9 वर्ष हो गई है। और स्त्रियों के लिए जो पहले 36.2 थी जो वर्ष से ले बढ़कर के ये 70 वर्ष हो गई। तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरा, हरियाणा और पंजाब जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो शिशु लिंगानुपात है 919 है, जबकि आप देखेंगे हरियाणा में 834 है और पंजाब में 846 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो दोनों के दोनों सही नहीं है। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो 2011 की भारत की जनगणना थी, इसके अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे, अर्थात जो शिशु लिंगानुपात है, इस मामले में केरल को छोड़ करके सभी राज्यों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले स्टेरॉयड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सामान्य रूप से शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन के कृत्रिम रूप से उत्पादित संस्करण है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इनका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को अवरोधित करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। तो यहां पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालिया संदर्भ क्या रहा है, चर्चा में क्यों होते, क्योंकि गंभीर कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए स्टेरॉयड का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे होते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। आगे चलते हैं। अगला है, कई बार एक ग्रामीण बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उनका नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ठाड़ी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती को संदर्भित करता है, तो यह पल्लीकृत बस्तियों को संदर्भित कर रहा है। तो सी ऑप्शन। अगला है, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की रूपरेखा एवं उसके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रदेश में भिन्न भिन्न होती है। मतलब मैदानी भागों में कुछ होगी, पहाड़ी भागों में कुछ होगी। तो इसलिए पहला सही है। दूसरा, ग्रामीण बस्तियों में आबादी का व्यवसाय मुख्य रूप से माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है। तो यह कथन तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो ग्रामीण आबादी है या बस्तियां हैं, ये मुख्यतः आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। प्राथमिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना इत्यादि से संबंधित होते हैं, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तो यहां पर कौन सही है, पहला वाला कथन यहां पर आपका सही है केवल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण नदी आधारित आंतरिक जलमार्ग है। इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और यह अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी डेन्यूब डेल्टा से होती हुई काला सागर में गिरती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नदी जलमार्ग का वर्णन किया जा रहा है, तो यह डेन्यूब नदी के बारे में वर्णन किया गया है। जो डेन्यूब जलमार्ग है, यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग, किसमें, पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है, पहली बोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, यह यूरोप की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, परंतु यदि यूरोपीय संघ की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब जो है 10 देशों, कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा एवं यूक्रेन से होकर प्रवाहित होती है एवं इनकी सीमा का निर्माण करती है। यह नदी डेन्यूब डेल्टा से होती हुई काला सागर में गिर जाती है। आगे चलते हैं
अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 27, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वृद्धि एक गुणात्मक घटना है जबकि विकास एक मात्रात्मक घटना है। तो ये कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि वृद्धि जो है एक मात्रात्मक घटना है जबकि विकास एक गुणात्मक घटना है, तो उल्टा दिया गया है। दूसरा, सकारात्मक वृद्धि से सदैव समाज का विकास होता है। नहीं, यह कथन सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि यदि वृद्धि हो रही हो, ग्रोथ रेट ज्यादा हो, तो सदैव समाज का विकास होगा, तो ऐसा सही नहीं है। तो दोनों कथन यहां पर सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समयावधि के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन जो है वो धनात्मक अर्थात वृद्धि दर्शाते हुए या ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथा सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होगा जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खरीफ 2021 के लिए एक रणनीति तैयार की है। दलहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विगत दशक में भारत में दलहन उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। 50 नहीं 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि 2010-2011 में जो उत्पादन था दलहन का वो 18.09 मिलियन टन था, और यह 2020-21 में यह बढ़कर के कितना हो गया है 24.42 मिलियन टन, मतलब 25% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन का बुआई क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा बुआई क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बॉक्साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बॉक्साइट एक अलोह धात्विक खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बॉक्साइट का क्या, एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। ठीक है। दूसरा, यह उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र में व्यापक रूप से पाया जाता है। नहीं, यह उत्तरी मैदानों में नहीं पाया जाता। यह मुख्यतः तृतीयक या टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है, ना कि मैदानी क्षेत्रों में, मैदानों उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्रों में। तो यहां पर आप देखेंगे तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में सुर्खियों में रही सफेद मक्खियां या व्हाइट फ्लाई आक्रामक कीट प्रजातियां हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कैरेबियन द्वीप समूह और मध्य अमेरिका की देशज प्रजातियां तथा भारत में नहीं पाई जाती हैं। तो ये कथन तो आधा गलत है, क्योंकि ये कैरेबियन द्वीप समूह और मध्य अमेरिका की देशज प्रजातियां तो हैं, परंतु भारत में भी पाई जाती हैं। भारत में आप देखेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये केवल कपास की फसल से भोजन प्राप्त करती नहीं, ये जो है ये सफेद रंग के छोटे आक्रामक कीट होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कपास, सब्जियों की फसलों एवं अन्य फसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एशियाई महाद्वीप में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर बताना उपयुक्त कौन सा सही नहीं है, तो यह पहला वाला कथन आपका सही है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। दूसरा, एशिया में कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप विद्यमान है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये आपके एशिया में नहीं है बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार से कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मरुस्थलीय निवासी है? कौन सी जनजाति मरुस्थलीय निवासी है? तो आप देखेंगे इसमें बुशमैन और बिंदुब ये जो है मरुस्थलीय निवासी हैं, जबकि ओरंग असली और किकियू नहीं है। तो यहां पर आपका 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चीजों की बात कर लेते हैं। ओरंग असली ये आपका व्यापक रूप से प्रायद्वीपीय मलेशिया के मूल निवासियों के रूप में जाने जाते हैं और ये मरुस्थलीय निवासी नहीं है। वहीं बुशमैन की बात करें तो ये खानाबदोश शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता प्रकृति के होते हैं। ये ना कोई फसल उगाते हैं और ना ही कोई पशु पालते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में अपने धनुष तथा विषैले तीरों, भालों, जाल और फंदों के साथ भ्रमण करते हैं। तो ये आपके ये जो है क्या है, खानाबदोश है और ये मरुस्थल में रहते हैं। कहां पे? कालाहारी मरुस्थल में।
दूसरा बिंदूब की बात कर लेते हैं। बिंदूब जनजाति, ये बिंदूब या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी मरुस्थलीय निवासी हैं और काफी हद तक बुशमैन की तरह ही जीवन यापन करते हैं। ये भी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया, ये मरुस्थलीय निवासी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में रहते हैं। किकिकू की बात कर लें, ये जो है इनका एक अन्य नाम आगीक्यू भी है और ये प्रमुखता जो बंतू समुदाय जो है उससे संबंधित है। परंपरागत रूप से ये माउंट केन्या के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये मरुस्थल के निवासी नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये सभी के सभी करती हैं, तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, पशुचारक जो है गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। आगे चलते हैं। भारत में प्रवास की विभिन्न धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रामीण से ग्रामीण अंतः राज्यीय प्रवास में महिलाएं प्रमुख प्रवासी रही हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ग्रामीण से नगरीय अंतर राज्यीय प्रवास में पुरुष प्रवासियों की प्रमुखता रही है, ये भी बात सही है। तीसरा, स्त्रियों के लिए विवाह और पुरुषों के लिए काम और रोजगार उनके प्रवास के प्रमुख कारण, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों यहां पर सही हैं, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की प्राप्त इक्विटी शब्द सुर्खियों में रहा। प्राप्त इक्विटी या रियलाइज इक्विटी से आप क्या समझते हैं? तो यह जो है भारतीय रिजर्व के आकस्मिक जोखिम बफर का एक रूप है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 जो अधिशेष लाभों के आवंटन से संबंधित है के अनुसार आरबीआई द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरित किया जाता है। वर्तमान अधिशेष हस्तांतरण की सिफारिश जो है बिमल जलान समिति, जो जिसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर समिति भी कहते हैं, के अनुसार की गई है। समिति के द्वारा आरबीआई की आर्थिक पूंजी के दो घटकों अर्थात प्राप्त इक्विटी, जिसकी चर्चा प्रश्न में की गई है, और दूसरा है पुनर्मूल्यांकन शेष के बीच एक स्पष्ट अंतर करने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त इक्विटी मुख्य रूप से धारित आय से निर्मित एक आकस्मिक निधि का रूप है, जिससे सभी जोखिमों या हानियों को पूरा किया जाता है। इसे आकस्मिक जोखिम बफर CRB भी कहा जाता है। वहीं पुनर्मूल्यांकन भंडार जो दूसरा वाला है, इसमें विदेशी मुद्राएं एवं स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूतियों एवं रुपया प्रतिभूतियों तथा आकस्मिक निधि के मूल्यों से आवधिक बाजार आधारित अप्राप्त कल्पित लाभ या हानि शामिल होते हैं इसमें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 36, जल क्रांति अभियान की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है या कौन सा सही नहीं है? पहला, भारत के सभी जल संकटग्रस्त जिलों में के प्रत्येक गांव में एक जल ग्राम का निर्माण होगा। तो यह कथन सही नहीं है। सभी जल संकटग्रस्त जिलों में की बात क्यों नहीं की जा रही है? जल ग्राम बनाने हेतु देश के जो 672 जिले हैं, इन जिलों में से प्रत्येक में जल संकटग्रस्त या जल की कमी वाले एक गांव का चयन किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपका पहला कथन सही नहीं है। वहीं दूसरा, देश के चुनिंदा क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण होगा, यह भी सही है। देश के विभिन्न भागों में लगभग 1000 हेक्टेयर के मॉडल कमान क्षेत्र की पहचान की जाएगी, यह भी सही है। जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण पर ध्यान दिया जाएगा, यह भी सही है। तो यहां थोड़ा सा याद रखिएगा कि जल क्रांति अभियान का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना था और जल क्रांति अभियान को जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में सामाजिक स्वामित्व पर आधारित कृषि की एक प्रणाली कोल खोज आरंभ की गई थी। कहां पे? सोवियत संघ में। तो इस प्रकार की कृषि या सामूहिक कृषि के आधारभूत सिद्धांत जो है उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व या सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम होते हैं। कृषि का यह प्रकार तत्कालीन सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा में सुधार करने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त के लिए सामूहिक कृषि या कोल खोज मॉडल प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मानदंड है। तो यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 मानदंड हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा
और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे केवल स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई, इसलिए सही नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य को एक संकेतक के रूप में किसी देश की प्रति मिलियन जनसंख्या पर चिकित्सा देखभाल केंद्रों की संख्या के माध्यम से मापा जाता है, तो यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया संकेतक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ एवं अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा, मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन आपका सही है। तो यहां पर आपका केवल तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रमुख तेल क्षेत्र और संबंधित देश। तो बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित है। देखिए, सफानिया जो है, सफानिया तेल क्षेत्र, ये आपका ईरान से संबंधित नहीं है, बल्कि ये फारस की खाड़ी और सऊदी अरब से संबंधित है। अपर जकू संयुक्त अरब अमीरात और फारस की खाड़ी, ये सही है। कसागन जो है आपका कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, सही है। लूला ये आपका वेनेजुला में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, ये आपका ब्राज़ील में है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी देश के बेहतर मानव विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? तो देखिए, राजनीतिक स्थिरता, उच्च रक्षा व्यय, ये इसमें देश के बेहतर मानव विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। लोगों को प्राप्त उच्चतर स्वतंत्रता, ये सही है। संसाधनों का समान वितरण, ये सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश जो हैं वो सामाजिक सेक्टरों के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरिक्ष अनुसंधान को सक्षम बनाने वाली पृथ्वी की सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगशाला है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे निम्न भूकक्षा एलईओ में स्थापित किया गया, यह भी सही है। तीसरा, यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें इसरो शामिल है, तो ये एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है, परंतु इसमें इसरो शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो शामिल है। कौन सी? एक नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। दूसरा है रूस की रॉसकॉस्मोस। तीसरा, जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चौथा, यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण यूरोप का। और पांचवा है कनाडा अंतरिक्ष अभिकरण। तो इन पांचों का जो है ये एक संयुक्त पहल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समुद्री पत्तन और राज्य। दीनदयाल पत्तन ये महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि गुजरात का जो कांडला, कच्छ में जो कांडला है उसका नाम दीनदयाल पत्तन रखा गया है। मारमागाओ पत्तन ये आपका कर्नाटक में नहीं, गोवा में है। पारादीप पत्तन आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पर आपका तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चलवासी प्रकृति की नहीं है? तो देखिए, हौसा जो है, हौसा ये स्थायी कृषक होते हैं, ये चलवासी प्रकार की जनजाति नहीं है। ये उत्तरी नाइजीरिया के बाउची पठार की समाना भूमि में निवास करते हैं। जबकि अन्य की बात करें तो बेदुइन ये आपके अरब मरुस्थल के चलवासी जनजाति हैं। किर्गिज ये एशिया के स्टेपीज के चलवासी जनजाति हैं। चुकुची जो है ये उत्तर पूर्वी एशिया के चलवासी प्रकृति के व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनसे भारत आने वाले प्रवासियों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका। इस प्रकार से देखें तो 3214 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, कृषि आगतों पर निम्न पूंजीगत व्यय मिश्रित कृषि की विशेषता है, तो ये गलत है। निम्न पूंजीगत व्यय नहीं होता है, बल्कि उच्च पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि इसमें कृषि यंत्रों, इमारतों, रासायनिक उर्वरकों एवं भारी खाद पर जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर उच्च पूंजीगत व्यय के साथ कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता होती है। दूसरा, चारा फसलें मिश्रित कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसल उगाने के साथ साथ पशुधन पर भी पशुधन का विकास होता है। तो पशुधन के विकास के लिए क्या होगा, चारे की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, दूसरा वाला आपका सही है। आगे चलते हैं। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी की फसल में या रबी की ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 3.6% क्षेत्र पर फैली हुई है। गुजरात इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और लगभग 40% उत्पादन करता है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख किया गया है? मूंगफली का, क्योंकि मूंगफली के उत्पादन में गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाई जाती है? तो देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपकी ताड़, प्राकृतिक रबर, कोको, ये तीनों की तीनों उगाई जाती है, परंतु जो कपास है ये उष्णकटिबंधीय फसल है, ये उष्णकटिबंधीय है। तो 1 2 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस्तियों के संदर्भ में दोहरे ग्राम, डबल विलेज को परिभाषित किया गया है किस रूप में? तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन पढ़िए। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर फैली बस्ती को क्या कहते हैं? दोहरे ग्राम कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो यह दोहरे ग्राम जो है, यह दो बस्तियों की इकाइयों का एक समूह है जो किसी स्थान पर एक साथ या एक के बाद एक विकसित होता है। ग्रामीण बस्तियों की इस प्रतिरूप में दो बस्तियों के बीच कोई नाला, जलधारा या नदी सीमा का निर्माण करती है। यद्यपि इन गांवों की समान भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, परंतु फिर भी इनके राजस्व और प्रशासन का प्रबंधन भिन्न भिन्न किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, किसने? क्लब ऑफ रोम ने। संधारणीय विकास से संबंधित यह विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इसके अतिरिक्त शुमाकर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, ब्रूडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993 में भी इसको ये प्रतिध्वनित होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल और राज्य। दीपोर बिल आपका असम में है, सही है। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, सही है। रुद्रसागर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि त्रिपुरा में है, तो इसलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे 50 प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में व्याख्या के साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।